आज हम लोग को पढ़ना है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का विषय क्षेत्र पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलनात्मक शासन व राजनीति का विषय क्षेत्र, इसके बारे में मतभेद है कि जो तुलनात्मक शासन है, इससे हम लोगों ने जो पढ़ा था कि दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच में हम तुलना करते हैं उनके राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर। तो इस चीज़ में हम दो मतभेद आता है कि कुछ विशेषज्ञ, कुछ विचारकों का मानना है कि इससे सिर्फ हम कानून के बारे में अगर हम तुलना कर लें तो हम दो राष्ट्रों के बीच में अंतर निकाल सकते हैं, और कुछ का मानना है कि नहीं, कानून के आधार पर ही हम, केवल कानून के ही अध्ययन द्वारा हम व्यवहार का पता नहीं लगा पाते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का यह मानना है कि इसका हम लोग विस्तार से और व्यापक तौर पर अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तभी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, इसका महत्व तभी अच्छे से निकल पाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं कि पहला क्या है, कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण। इसके आधार पर संविधान, कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचना अथवा राजनीतिक संस्थाओं के विचार व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही इसका विषय क्षेत्र है। यानी कि जो संविधान कानून द्वारा जो स्थापित सरकार है, जो भी संविधान कानून द्वारा सरकार स्थापित की गई है, अथवा राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन ही इसका विषय क्षेत्र होता है। किसका? कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण का। उसका कहना है कि संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उनकी शक्तियों, कार्यों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का ही शक्तियों का कार्य के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना ही यही आ जाता है हमारा तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत। और वहीं व्यवहारवादी दृष्टिकोण मानते हैं, या इनका समर्थकों का विचार है कि संविधान के अंतर्गत स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की तुलना में राजनीतिक व्यवहारों का वास्तविक स्वरूप नहीं समझा जा सकता। यानी केवल आप राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करके आप जो उसकी वास्तविक राजनीतिक व्यवहार है इसको आप नहीं समझ सकते हैं। एक्चुअल में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो वो होता है एक्चुअल में वैसा दिखता नहीं है। इसको समझते हैं, इस कथन को, कि रूस के कानूनी दृष्टिकोण में लोकतंत्र है, परंतु वास्तव में राजनीति जो व्यवहार है वहाँ का लोकतंत्रात्मक नहीं है। रूस की जो कानूनी दृष्टिकोण है वो लोकतंत्र है। कहते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से कि हमारा यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र ना होकर एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासन किया जाता है। इसीलिए शासन व्यवस्था में वास्तविक रूप को केवल कानून या संविधान की सीमा से बंधी संस्थाओं का अध्ययन करके पता नहीं चलता है। यानी जो वहाँ की जो एक्चुअलिटी है, जो वास्तविक रूप है, केवल आप वहाँ के कानून को पढ़कर ही और संविधान की सीमा से बंधी संस्थाओं को ही पढ़कर ही आप उसका एक्चुअल जो राजनीतिक व्यवहार है उसका पता आप नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा और गहनता से इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आप राजनीतिक व्यवहार तक पहुँच पाएंगे। तुलनात्मक राजनीति को कानून परिधि से न बांधकर उससे बाहर निकलना आवश्यक है। जीन के अनुसार कहा है कि तुलनात्मक राजनीति को कानूनी परिधि में ना बंधकर उससे बाहर निकलना आवश्यक है, तभी आप जो उस समाज में, उस राष्ट्र में जो क्या घटनाएं घट रही हैं, आप तभी उसके बारे में जान पाएंगे। इस कारण इसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं का ही नहीं, परंतु सभी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है। तो इस कारण इसमें सभी जो राजनीतिक व्यवहार आते हैं, अभी इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से व्यवहार आते हैं। सभी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जरूरी है, तभी आप निष्कर्ष और ज़्यादा बेहतर से किसी राष्ट्र की संरचना के बारे में आप जान पाएंगे, वहाँ के लोगों के बारे में आप जान पाएंगे। अब इसकी दुर्बलता देखें कि क्या दुर्बलताएं इसमें। व्यवहारिक रूप में गलती होने का भय होता है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवहार रूप में जो गलती होने का भय होता है कि कभी कभी समझ कुछ और जाते हैं, होता कुछ और है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। किसी देश में सिद्धांत में और व्यवहारों में कुछ और ही अंतर होता है। यानी कि अब सिद्धांतों में किसी देश में कुछ और ही लिखा होगा, लेकिन आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो वहाँ में कुछ और ही चीज़ें, घटनाएं घट रही होती हैं। जैसे कि इंग्लैंड में राजा और रानी सर्वोच्च हैं, परंतु वास्तव में शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। पाकिस्तान अपने को प्रजातांत्रिक देश मानता है, परंतु वहाँ की सेना जो है वो प्रभुत्व है। भारत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, परंतु राज्यपाल और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संपत्ति का मूल अधिकार सभी जगह पाया जाता है, परंतु भारत में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। तो प्रजातांत्रिक देश कैसे हो गया भैया? तो इसी वजह से जो वास्तविकता होती है वह अलग होती है जो यहाँ पे संस्था में जो लिखी होती है। पांचवा है, सामाजिक व्यवस्था को समझने में कठिनाई होती है। सरकार व संस्थाओं की गोपनीयता के नाम पर सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती हैं, इसी वजह से इसमें विश्वसनीयता की कमी रहती है। आप किसी सरकार से आप पूछेंगे तो वो अपनीयता के कारण सही आंकड़ों को प्रस्तुत वो नहीं करती हैं।
समसामयिक योगदान और इसका महत्व को आइए समझते हैं। राजनीतिक व्यवस्था समझने में मदद करती है। भैया किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये चल रही है, इसको समझने में मदद करती है। दूसरा, समानता असमानता पे प्रकाश डालती है। तीसरा है इसमें चुनाव दल हित का अध्ययन होता है। चौथा है इसमें राजनीतिक चुनौतियों को समझने में मदद करता है। पांचवा है राजनीतिक विकास होता है इससे। और छठा है हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक होती है, करने के लिए आवश्यक। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में जाना कि इसका लक्ष्य क्या है, यह किस पर अध्ययन है। फिर इसके हम लोग ने परिभाषा को देखा। फिर इसके हमने स्वरूप को देखा, या दो प्रकार की होती है, VCS और HCS। इसके अंतर्गत क्या है, इसके VCS के क्या आलोचना है, इसको हम लोग ने जाना। फिर इसके अंतर्गत हम लोग ने HCS यानी हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत क्या इसकी प्रमुखता है, इसके बारे में हम लोग ने समझा। फिर इसके बाद हम लोग ने तुलनात्मक शासन व राजनीति की विषय क्षेत्र को समझा कि क्या मतभेद है विचारकों के बीच, कि केवल कानून के पढ़ने से ही हम ज़्यादा बेहतर नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तुलना नहीं कर पाएंगे। हमको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा, तभी हम और बेहतर उसको पढ़ पाएंगे। दुर्बलता को हमने जाना कि तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने से तुलनात्मक राजनीति में क्या दिक्कतें आती हैं, इसको हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने इसके महत्व को जाना। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।